बादशाह सलामत, आपको यह मालूम ही है कि हजारों वर्ष से फारस में नौरोज यानी वर्ष का प्रथम दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उसमें सभी लोग विशेषतः अग्नि पूजक भांति भांति के नृत्यों और खेल तमाशों का आयोजन करते हैं। बादशाहों और सामंतों को उनके प्रशंसक और सहायक अच्छी अच्छी भेंटें देते हैं। देश विदेश की सुंदर और दुर्लभ वस्तुएं उन्हें भेंट में दी जाती है और बादशाह और अमीर लोग भी अपने वफादार साथियों और सेवकों को हजारों रुपए इनाम में देते हैं। पुराने जमाने में फारस का एक बादशाह नगर के बाहर मैदान में हो रहे नौरूज के उत्सव में भाग लेने के लिए गया। उसके सारे दरबारियों, सामंतों और प्रमुख राज कर्मचारियों ने आकर उसकी सेवा में बहुमूल्य भेंटें दी। प्रख्यात कलाकारों और कारीगरों ने अपनी बनाई सुंदर वस्तुएं भेंट में दी। इनमें हिंदुस्तान से आया हुआ एक बहुत होशियार हिंदू कारीगर भी शामिल था। उसने बादशाह को जमीन तक झुककर सलाम किया और यंत्र रूप में बना हुआ एक घोड़ा भेंट किया। उसने कहा, पृथ्वीपाल, इस तुच्छ सेवक ने कई वर्षों तक अथक परिश्रम करके आपकी सेवा में देने के लिए यह अद्भुत वस्तु बनाई है। आपको समस्त संसार में ऐसी वस्तु न मिलेगी। देखने की तो बात ही क्या है, किसी ने ऐसी चीज के बारे में सुना भी नहीं होगा। बादशाह ने त्योरी पर बल डालकर कहा, तुम इसे अद्भुत वस्तु क्यों कहते हो? यह तो केवल लकड़ी का बना घोड़ा है जिस पर तुमने सुनहरा रुपहला साज लगाया है। हमारे यहाँ के कारीगर इससे सुंदर लकड़ी का घोड़ा बना सकते हैं। मैं तो कोई खास बात इस घोड़े से नहीं देखता। कारीगर बोला, सरकार, मैं अपने घोड़े की गड़न और सजावट की बात नहीं कर रहा। निश्चय ही रूप रंग में इससे अच्छे घोड़े बन सकते हैं, किंतु इस घोड़े में एक ऐसी अद्भुत कारीगरी का काम है जो कहीं देखने को नहीं मिल सकता। ऐसा घोड़ा मैं फिर निवेदन करता हूँ बनाने की कोई सोच भी नहीं सकता। इसमें ऐसे पेंच लगे हैं जिन्हें घुमाने पर मैं या कोई अन्य व्यक्ति जिसे मैं इसके यंत्रों के बारे में समझा दूं, इस घोड़ी पर आकाश की सैर कर सकता है। ये घोड़ा चिड़ियों की तरह उड़ता है। ये इतना शीघ्रगामी है कि देखते देखते कोसों की यात्रा करके वापस आ सकता है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस पर बैठकर इसके करतब आपको दिखाऊं। बादशाह यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने ऐसी किसी चीज के बारे में सोचा तक नहीं था। उसने हिंदुस्तानी से कहा, दिखाओ इस घोड़े का कमाल। हिंदुस्तानी कारीगर बाई रिकाब में पांव डालकर उचका और घोड़े की पीठ पर बैठ गया। उसने दोनों रिकाबों में पांच जमा लिए और लगाम पकड़कर बादशाह से बोला, मुझे किधर जाने का हुक्म होता है? फारस की राजधानी शिराज से जहां यह उत्सव हो रहा था, लगभग 3 मील दूर एक ऊंचा पहाड़ था जो राजधानी से दिखाई देता था। बादशाह ने कहा, वह पहाड़ देख रहे हो? हालांकि वह यहां से बहुत दूर नहीं है, किंतु तुम्हारे घोड़े की परीक्षा के लिए इतनी दूरी ही काफी है। उस पहाड़ की तलहटी में एक खजूर का पेड़ लगा है। तुम उसकी एक पत्ती ले आओ। अभी बादशाह के मुंह से पूरी बात भी नहीं निकली थी कि हिंदुस्तानी कारीगर ने घोड़े की गर्दन में लगा हुआ एक पेंच मरोड़ा। घोड़ा एकदम धरती से आकाश की ओर तेजी से उठा और वायु वेग से पहाड़ की ओर उड़ने लगा और शीघ्र ही आंखों से ओझल हो गया। सारे दरबारी और सामंत तथा अन्य लोग इस बात को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े और सभी के मुख से घोड़े की प्रशंसा के शब्द निकलने लगे। 5-7 मिनट बाद वह घोड़ा अपने कारीगर सवार को लिए हुए वापस आ गया। कारीगर के हाथ में खजूर के पेड़ की एक टहनी थी। उसने घोड़े से उतरकर बादशाह को वह टहनी भेंट की। बादशाह यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने हिंदुस्तानी कारीगर से उस घोड़े का दाम पूछा। कारीगर बोला, जगदीपति, मैं इस घोड़े को बेचने के लिए नहीं लाया, किंतु यह मैं इस शर्त पर आपको भेंट कर सकता हूँ कि जो इच्छा मैं व्यक्त करूँ वह पूरी की जाए। बादशाह ने कहा, तुम क्या चाहते हो? हमारे देश में बड़े सुंदर प्रदेश और नगर है। तुम जहाँ का चाहो वहाँ का शासक तुम्हें बना दो। कारीगर ने कहा, मुझे शासनाधिकार नहीं चाहिए। मेरी इच्छा इससे कुछ अधिक की है, किंतु उस इच्छा को बताने से पहले मैं आपसे यह वचन लेना चाहता हूँ कि आप नाराज नहीं होंगे और मुझे कोई दंड नहीं देंगे। बादशाह ने वचन दिया तो हिंदुस्तानी बोला, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर दरबारी और सामंत क्रोध में भर गए, किंतु बादशाह को चुप देखकर वे भी चुप रहे। बादशाह का बड़ा पुत्र फिरोज शाह इस बात को सुनकर क्रोध से लाल हो गया। वह बादशाह से कहने लगा, आपने वचन न दिया होता तो मैं इस नीच कारीगर को सबक सिखाता। इसकी यह हिम्मत कि अपनी हैसियत को भूलकर मेरी बहन से विवाह करना चाहता है। हम लोग किसी बादशाह को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। आप इसे फौरन भगा दीजिए। कह दीजिए कि अपना तमाशे का घोड़ा लेकर हिंदुस्तान वापस चला जाए, नहीं तो जान से हाथ धोएगा।
किंतु बादशाह ने धीमे स्वर में उससे कहा, लेकिन ऐसा घोड़ा तो संसार में कहीं नहीं मिलेगा। युवराज ने देखा कि बादशाह घोड़े पर इतना रीझ गया है कि इसे लेने के लिए नीची हैसियत के हिंदुस्तानी कारीगर को दामाद बनाने की भी तैयार है, तो उसने मामले को टालने की कोशिश की। उसने कारीगर के पास जाकर कहा, बादशाह सलामत तुम्हारा घोड़ा ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले यह जरूरी है कि मैं खुद उस पर बैठकर उसकी परीक्षा करूं। कारीगर ने कहा, बहुत अच्छी बात है, आप जरूर इस पर बैठकर इसकी परीक्षा करें। फिरोज शाह एकदम घोड़े पर बैठ गया। वह अनुभवहीन नवयुवक भी था और हिंदुस्तानी कारीगर के प्रस्ताव से उसका दिमाग भी खौल रहा था। घोड़े पर बैठते ही उसने बगैर कुछ पूछे ताचे घोड़े की गर्दन का पेच मरोड़ दिया और घोड़ा आसमान में गायब हो गया। कारीगर ने हाथ जोड़कर बादशाह से कहा, मालिक, युवराज ने बहुत जल्दी की, मैं उसे बता ना पाया कि कौन कौन सी कलें घोड़े में लगी है। वह शायद यह समझता है कि घोड़े के एक पेच ही से सब काम होंगे। वास्तविकता यह है कि घोड़े को ठहराने, उतारने, मोड़ने आदि के लिए अलग अलग कलें हैं। मैं उसे सब समझा देता, किंतु वह एकदम से उड़ गया। अब अगर शहजादे को कोई दुख पहुंची तो इसमें मेरा दोष न समझा जाए। बादशाह यह सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे ख्याल हुआ कि युवराज का अवश्य अनिष्ट होगा। यह सोचकर वह सिर पीटने लगा। उसने हिंदुस्तानी कारीगर से कहा, यह सब तेरी शरारत है। तूने जानबूझकर शहजादे को घोड़े का हाल न बताया ताकि उसके प्राण संकट में पड़ जाए, लेकिन मैं तुझे भी जीता नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, सरकार, मेरा कोई कसूर नहीं है, सब कुछ आपके सामने ही हुआ है। युवराज ने घोड़े पर बैठते ही उसे चालू करने वाला पेच घुमा दिया। उसने मुझे यह मौका ही कहाँ दिया कि मैं उसे घोड़े के दूसरे पेचों के बारे में बताता। फिर भी निराश ना होना चाहिए, उसके पास ही उतारने वाला पेच भी लगा है। जब भी संयोग से शहजादे का हाथ उस पर पड़ेगा तो वह धरती पर आ जाएगा। बादशाह को इससे तसल्ली नहीं हुई। उसने कहा, मान लिया कि घोड़े के दूसरे पेच पर उसका हाथ पड़ गया और वह नीचे भी उतर आया, लेकिन न जाने कब उसका हाथ पड़े और वह कहाँ उतरे। अगर वह किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर उतरा या किसी नदी में जा उतरा तो क्या होगा? कारीगर ने कहा, इसकी चिंता न कीजिए। नदी में उतरा तो चाहे नदी कितनी ही गहरी या चौड़ी क्यों ना हो, घोड़ा अपने सवार को सुरक्षा पूर्वक किनारे पर पहुंचा देगा। फिर शहजादा घोड़े के चलाने वाले यंत्र को जानता है, वह बस्ती के अलावा कहीं ना उतरेगा। बादशाह ने कहा, कुछ भी हो, मैं तुझे कैद में डाल देता हूं, और अगर 3 महीने में युवराज वापस ना आया तो तुझे मरवा डालूंगा। यह कहकर उसने उत्सव बंद करा दिया और कारीगर को कैद में डाल दिया। उधर फिरोज शाह आकाश में उड़ा तो इतना ऊंचा हो गया कि पहाड़ मिट्टी के ढेलों जैसे दिखाई देने लगे। अब उसने चाहा कि अपनी राजधानी में जा उतरूं। उसने चालू करने वाले पेंच को उलट ही और मरोड़ा, किंतु घोड़ा आगे ही बढ़ता गया। उसने तरह तरह से पेंच को घुमाया, किंतु घोड़ा नीचे नहीं उतरा। फिरोज शाह इस बात से बहुत घबराया, किंतु घोड़ा और तेजी से आगे ही बढ़ता गया। फिरोज शाह बहुत देर तक घोड़े के सिर और गर्दन को टटोल कर देखता रहा। बहुत देर के बाद उसे घोड़े के दाएं कान के नीचे छोटा पेंच मिला। उसे घुमाया तो घोड़ा नीचे उतरने लगा, किंतु अब तक बहुत देर हो गई थी। अब तक देर पहर रात बीत गई थी और फिरोज शाह को पता न चला कि कहाँ उतर रहा है। आधी रात तक घोड़ा धरती पर आया। इस समय तक फिरोज शाह को बहुत भूख भी लगाई थी। घोड़ा एक बड़े महल की छत पर उतरकर खड़ा हो गया। फिरोज शाह उस छत पर, जिसकी मुहरें संगमरमर की बनी थी, इधर उधर घूमकर देखने लगा कि नीचे जाने का रास्ता कहाँ है। अंत में एक जीना दिखाई दिया जिसका एक किवाड़ खुला था। वह सोचने लगा कि नीचे जाऊं या न जाऊं, यहाँ के निवासी शत्रु समझकर मुझे कहीं हानि न पहुंचाए। किंतु उसने सोचा कि मेरे निरस्त्र होने के कारण कोई शत्रुता समझेगा नहीं। ये सोचकर वह उतर गया। वह एक दालान में पहुंचा और कान लगाए आहट लेने लगा, किंतु सोने वालों के खर्राटों के अलावा कुछ न सुनाई दिया। एक कमरे में दिए जल रहे थे। फिरोज शाह ने झांक कर देखा तो कई दासियां और जनाने सो रहे थे। वह समझ गया कि यह किसी रानी या राजकुमारी का महल है। वह बंगाल देश की राजकुमारी का महल था। शहजादा आगे बढ़ा तो एक और एक कमरे के द्वार पर रेशमी पर्दा पड़ा था और अंदर कपूरी मोमबत्तियों का प्रकाश और सुगंध आ रही थी। वह दबे पांव अंदर गया तो बड़ा लंबा चौड़ा कमरा देखा जिसमें जमीन पर बहुत सी दासियां सो रही थी और एक झालरों और महीन मच्छरदानी से सुसज्जित छपरखट पर एक शहजादी सो रही थी। फिरोज शाह उसका मनमोहक रूप देखकर ठगा सा रह गया और सोचने लगा कि अगर यह मुझे स्वीकार कर ले
तो मैं इसके पीछे सारी दुनिया दौड़ दूं। उस पर प्रेम का ऐसा उन्माद चढ़ा कि वह उचित अनुचित भी भूल गया और वितान को उठाकर उसके मुंह पर रखी हुई उसकी आस्तीन उठाकर उसे देखने लगा। इसमें शहजादी की आंख खुल गई। उसने देखा कि एक अति सुंदर युवक राजसी वस्त्र पहने उसकी ओर एकटक देख रहा है। वह भय से स्तंभित रह गई। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकली। फिरोज शाह ने विनयपूर्वक कहा, महोदया, आप बिल्कुल भय न करें। मैं फारस देश का युवराज हूं। दिन में अपनी राजधानी में नौरोज का उत्सव मना रहा था। अब भाग्य ने मुझे यहां लापटका है। इस समय आपकी शरण में हो। आपने मेरी रक्षा की तभी बचूंगा, वरना मारा जाऊंगा। शहजादी सूचित होकर उसकी बात सुनने लगी। वह अपने पिता की सबसे छोटी बेटी थी और बंगाल के बादशाह ने यह महल खास उसी के लिए बनवाया था। उसने विस्तार से फिरोज शाह का हाल सुना। फिर बोली, युवराज, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम यहां वैसे ही सम्मान से रहोगे जैसे अपने देश में रहते थे। तुम न केवल स्वयं सुरक्षित रहोगे बल्कि दूसरों को सुरक्षा प्रदान करने में भी क्षम्य होगे। तुम्हारा इस पूरे महल पर अधिकार होगा, बल्कि तुम्हारा समूचे बंगाल देश पर भी अधिकार होगा। फिरोज शाह ने कृतज्ञता स्वरूप शहजादी के पांवों पर सिर रखना चाहा, किंतु उसने रखने न दिया। उसने पूछा, तुमने अभी तक यह नहीं बताया कि तुम अपने देश से यहां तक कुछ ही घंटे में कैसे पहुंचे और सारे पहरों को लांघकर मेरे शयन कक्ष में कैसे आए। किंतु इस समय रहने दो। तुम्हारे चेहरे से भूख के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। मैं तुम्हारे भोजन का प्रबंध करके तुम्हारे सोने के लिए कमरे का प्रबंध करूंगी। फिर सुबह इत्मीनान से तुम्हारी कहानी सुनूंगी। इतने में दासियों की आंख खुल गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह युवक जिससे शहजादी घुल घुल कर बातें कर रही है, महल के खड़े पहरे से किस तरह बचकर यहां आ गया। शहजादी की आज्ञा से उन्होंने फिरोज शाह को स्वादिष्ट भोजन कराया और एक कमरे को सुसज्जित करके उसमें उसे सुला दिया। शहजादी अब तक फिरोज शाह के प्रेम में फंस चुकी थी। यह बात दासियों ने फौरन ताड़ ली। शहजादी के भोजन और शयन का प्रबंध करने के बाद दासियां शहजादी के पास आई और उसके बारे में बातें करने लगी। एक मुंह हल्की दासी ने कहा, राजकुमारी, यह शहजादा आपके योग्य है। आपका विवाह इसी से होना चाहिए। शहजादी की हार्दिक इच्छा यही थी, किंतु उसने स्त्री सुलभ लज्जा के नाते उसे डांट दिया और कहा, क्या बेकार की बकबक लगा रखी हो। जाओ, सो जाओ और मुझे सोने दो। सुबह उठकर राजकुमारी ने बहुत देर तक अपना श्रृंगार किया। अपनी नागिन जैसी केश राशि में उसने मोती पिरोए, अपनी सुरौल गर्दन में हीरो का हार पहना, बाहों में जड़ाऊ बाजूबंद पहने, तन पर विशेष रूप से राज परिवार के लिए तैयार किए जाने वाले रेशम का परिधान पहना और एक रत्नों से जड़ा महीन रेशम का कमरबंद अपनी कमर में बांधा। इस रूप में सुंदरता में रति को भी लज्जित करने लगी। उसका श्रृंगार काफी देर में पूरा हुआ। फिर उसने एक दासी को फिरोज शाह के कक्ष में भेजकर कहलवाया कि तुम मुझसे मिलने के लिए इधर न आना, बल्कि मैं तुम्हारी ओर आ रही हूँ। फिरोज शाह भी जब जागा तो उसने दासियों से कहा कि तुम जाकर पता लगाओ कि शहजादी जागी है या अभी नहीं। अगर हो तो कहना कि मैं उनकी सेवा में उपस्थित होना चाहता हूँ। दासियों ने उसे शहजादी का संदेश दिया कि वह शहजादी की ओर न आए। शहजादी खुद उससे मिलने उसकी ओर आ रही है। कुछ देर में अपने अति मनमोहक रूप में दासियों के बीच मंद मंद गति से चलती हुई शहजादी उसके पास पहुंची। दोनों एक दूसरे को देखकर अति प्रसन्न हुए। शहजादी ने कहा, रात को मैंने आपकी निद्रा में विघ्न डालकर आपको बड़ा कष्ट दिया। मेरा अपराध क्षमा करें। शहजादी ने कहा, अपराध की कोई बात नहीं है। मुझे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब आप यह बताइए कि आप अपने देश से चलकर इतनी जल्दी हमारे देश में कैसे पहुंचे और रात को मेरे महल में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। यहाँ तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। मुझे आपका हाल जानने की अतिशय अभिलाषा है। शहजादा फिरोज शाह ने अपना वृत्तांत वर्णन किया। कल हमारे यहाँ नौरोज का त्योहार था। सभी शिल्पियों ने मेरे पिता को भेंटें दी। उनमें हिंदुस्तान से आया एक कारीगर भी था। उसने एक यंत्र से उड़ने वाला घोड़ा बादशाह को दिखाया। बादशाह को वह बहुत पसंद आया और उसने हिंदुस्तानी कारीगर से घोड़े का दाम पूछा। कारीगर ने कहा कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। मैंने देखा कि मेरे पिता को घोड़ा इतना पसंद आ गया है कि उसके बदले में कारीगर को बेटी देने को राजी हो जाएंगे। सारे दरबारी कारीगर की बात पर क्रुद्ध थे, किंतु बादशाह को चुप देखकर चुप थे। मैंने अपने पिता से कहा कि अभी तक तो कारीगर ने स्वयं ही इस घोड़े को चलाया है। जब तक यह न मालूम हो कि कोई दूसरा भी इसे चला सकता है, तब तक यह घोड़ा किस काम का। बादशाह ने कहा, तुम ही इस पर बैठकर इसकी परीक्षा लो।
मैं जल्दी में उस पर बैठ गया। एक बार जैसे हिंदुस्तानी कारीगर को एक खों की उमेट कर घोड़ा उड़ाते देखा था, उसी प्रकार वह खों की उमेट दी। घोड़ा एकदम से जमीन से उठ गया और मैं कारीगर से दूसरे कलपुर्जों के बारे में पूछ ही नहीं सका। घोड़ा इतना ऊंचा उड़ने लगा कि भूमि की कोई वस्तु मुझे ठीक से दिखाई नहीं देती थी। मैंने उतरने के लिए चलाने वाली खोदी को उलटा, दाएं बाएं और अन्य कई भांति मोड़ा, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। घोड़ा तो तेजी से आगे की ओर उड़ता ही रहा। अंत में बहुत खोजने पर मुझे एक दूसरी छोटी सी खोदी मिली। उसे मरोड़ा तो घोड़ा नीचे उतरने लगा। अंत में आधी रात को वह आपके महल की छत पर उतर गया। वह अब भी वहीं खड़ा है। घोड़े से उतरकर मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक जीना नीचे उतरने के लिए दिखाई दिया। मैं धीरे धीरे नीचे आया। दालान में मैंने कई पहरे की दासियों और जनानों को गहरी नींद में सोता पाया। फिर देखा कि आपके कमरे की ओर से जीने रेशमी पर्दे से छन छन कर स्वच्छ प्रकाश आ रहा है। मैं दबे पांव आपके कमरे में आ गया। मुझे भय था कि कोई पहरे वाली औरत जाग गई और मैं पकड़ा गया तो मुझे मार ही डाला जाएगा। लेकिन पीछे लौटता तो भी कहां जाता। आपको सोते देखा तो देखता ही रह गया। इतने में आपकी आंख खुल गई। आपने मुझ पर रोष करने के बजाय मुझ पर बड़ी कृपा की। मेरा रोम रोम आपका आभारी है। मैं चाहता हूं कि आप पर सब कुछ न्यौछावर कर दूं, किंतु मेरे पास इस समय है ही क्या। एक हृदय था, वो भी आपको पहली बार देखने पर हाथ से जाता रहा। शहजादी फिरोज शाह की इस प्रेम पगी शिष्ट वार्ता को सुनकर खिल उठी। उसने कहा, आप तो उड़ने वाले घोड़े पर अक्सर सैर करते होंगे। आज संयोग से मेरी ओर भी भूल पड़े। आपसे अपनापन बढ़ाना बेकार है। आपको स्वभावतः ही अपनी जन्मभूमि फारस से लगाव होगा और वही चले जाएंगे। हमारे देश को और हमें काहे को याद करेंगे। फिरोज शाह ने कहा, अपनी जन्मभूमि से किसे लगाव नहीं होता, लेकिन इस समय तो मैं आपकी कैद में हूं। जब आप मुझे छुटकारा देंगी तभी जा सकूंगा। रही भूलने की बात, सो आपको एक बार देखकर कोई कभी नहीं भूल सकता। मैं तो अपने को भूल जाऊं, आपको नहीं भूल सकता। इतने में एक दासी ने आकर कहा कि भोजन तैयार है। शहजादी के भोजन का समय अभी नहीं हुआ था। फिर भी उसने यह सोचा कि रात को शहजादे ने यूं ही थोड़ा बहुत खाया होगा, इसलिए उसका हाथ पकड़कर भोजन कक्ष में ले गई और स्वयं भी उसके साथ खाने लगी, क्योंकि फिरोज शाह अकेले फिर जी भरकर भोजन न करता। दासियों ने भांति भांति के स्वादिष्ट भोजन परोसे थे। खाने के समय कई नवयौवन रूपसी दासियां वाद्य यंत्र लेकर मधुर स्वर में गायन वादन करने लगी। शहजादी अपने हाथ से उठा उठाकर स्वादिष्ट व्यंजन फिरोज शाह के आगे रख रही थी। दोनों ने अपने हाव भाव से पूरी तरह प्रकट कर दिया कि एक दूसरे की प्रेमाग्नि में जल रहे हैं। भोजन समाप्त होने पर शहजादी फिरोज शाह को एक बैठने वाली कक्ष में ले गई। इस कक्ष की सुंदरता और सजावट का वर्णन नहीं हो सकता। उसकी दीवारों पर मोहक रंगों से कुशल चितेरों द्वारा बनाए हुए मनमोहक चित्र अंकित थे। वहां का सारा सामान सुनहरा और रुपहला था और सुंदर पच्चीकारी से सुसज्जित था। शहजादी ने वहां से भी उठकर एक दालान में आसन ग्रहण किया और शहजादी को भी ले आई। यहाँ सामने एक अति सुंदर पुष्प वाटिका थी, जिसमें रंगारंग फूल खिले थे और सुगंध की लपटें आ रही थी। फिरोज शाह बोला, मैं अपने फारस के राजमहल ही को बड़ा सुंदर समझता था। आपके महल के आगे वह कुछ नहीं है। शहजादी ने कहा, आप मेरे पिता बंगाल के बादशाह का महल देखेंगे तो यह महल तुच्छ लगेगा। मैं चाहती हूं कि आप मेरे पिता से भेंट करें, वे आपसे बड़ी प्रसन्नता से मिलेंगे। फिरोज शाह को बादशाह का महल देखने में अभिलाषा हुई। शहजादी ने सोचा कि बादशाह जब ऐसे रूपवान और सजीले राजकुमार को देखेगा तो मेरा विवाह उसके साथ कर देगा। अपनी उत्कंठा के बावजूद फिरोज शाह कई दिनों तक बंगाल के बादशाह के पास न गया, क्योंकि उसका मन एक क्षण के लिए भी शहजादी का साथ छोड़ने का न होता था। शहजादी ने एक रोज फिर उस पर जोर दिया कि बादशाह से मुलाकात करो। फिरोज शाह ने कहा, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मुझे उनसे मिलना चाहिए। दिक्कत सिर्फ यह है कि मेरे पास यहाँ ऐसा साज सामान नहीं जो कि बादशाह से भेंट करने वालों के पास होना चाहिए। मैं अगर इसी हालत में उनसे मिलूंगा तो वे मेरे वंश के बारे में जानकर खुश होंगे, किंतु मेरी साधारण वेशभूषा और रहन सहन से उनके मन में मेरे प्रति प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, और यह मैं नहीं चाहता। शहजादी ने कहा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यहाँ आपके देश के बहुत से व्यापारी रहते हैं। आप एक अलग मकान लें और अपने देश के प्रचलित साज सज्जा का सामान उन व्यापारियों से लेकर अपना मकान सजाए। फिरोज शाह ने कहा,
यह सुझाव आपने बहुत अच्छा दिया। अब मैं आपसे अपने मन की एक और उलझन कहता हूँ। मुझे इतने दिन हो गए, अपने पिता का कोई समाचार नहीं मिला है। मेरे अचानक गायब हो जाने से वे कितने दुखी होंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मुझे उनकी बड़ी चिंता लगी रहती है कि कहीं मर ही न गए हो। अगर आप कुछ ख्याल न करें तो मैं एक बार अपने पिता से मिलाऊं और उनसे आपके साथ अपने विवाह की अनुमति लूं। शहजादी को फिरोज शाह की बातों में तथ्य तो मालूम हुआ, लेकिन उसने यह भी डर हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि फिरोज शाह अपने देश जाकर मुझे भूल जाए या किसी अन्य स्त्री के प्रेम में पड़ जाए, या उसे अपने माता पिता ही का प्रेम इतना अधिक हो जाए कि मेरे पास न आना चाहे। इसलिए उसने सोचा कि किसी प्रकार उसे कुछ दिन और अपने पास रखा जाए। हो सकता है कि इसका मुझसे इतना प्रेम बढ़ जाए कि यहाँ से जाने को इसका मन ही न करे। यह सोचकर उसने यह कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए यहाँ और ठहर जाएं। फिरोज शाह ने इस बात को स्वीकार कर लिया। शहजादी ने फिरोज शाह के लिए अपने यहाँ निवास का आकर्षण और बढ़ा दिया। उसने तरह तरह के मनोरंजन, खेलों और तमाशों का प्रबंध किया। शहजादा रोज ही महल के समीप के जंगल में जाकर शिकार खेलता था। भांति भांति के संगीत आदि से उसका मन बहलाया जाता और अपनी प्रेमिका शहजादी के सौंदर्य का आनंद तो उठाता ही था। इसलिए उसका मन वहां ऐसा रमा कि 2 महीनों तक घर की याद ही नहीं आई। लेकिन इसके बाद उसे अपने पिता का ध्यान आया और शहजादी से फारस जाने की बात कही। शहजादी यह सुनकर उदास हो गई। फिरोज शाह ने उसकी मनोदशा को समझा और कहा, सुनो शहजादी, यह तो अत्यंत अनुचित है कि मैं अपने माता पिता से हमेशा के लिए उनकी जानकारी के बगैर अलहदा हो जाऊं। लेकिन अगर तुम्हें मेरे प्रेम पर विश्वास नहीं है और सोचती हूँ कि मैं वापस नहीं आऊंगा, तो तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें तुम्हारे पिता मेरे साथ चलने की अनुमति न देंगे। इसलिए रात को जब सभी नौकर और दास दासियां सो जाए तो हम दोनों चुपचाप फारस की ओर रवाना हो जाए। छत पर मेरा घोड़ा मौजूद ही है और अभी तक उसे किसी ने देखा नहीं है। राजकुमारी को फिरोज शाह का वियोग असह्य था और वह भागने को तैयार हो गई। उस रात को दोनों छत पर गए। फिरोज शाह ने घोड़े का मुंह फारस की ओर किया और शहजादी को ले उड़ा। फारस पहुंचकर उसने सीधे अपने महल में जाना ठीक नहीं समझा। वह राजधानी से कुछ दूर देहात में बने राजमहल में उतरा। वहां शहजादी को छोड़ा और खुद शिराज के अपने महल की ओर माँ बाप को अपने आगमन की सूचना देने के लिए चला। उसने शहजादी को आश्वासन दिया कि 2-1 दिन ही में मैं वापस आ जाऊंगा। उसने देहाती महल में प्रबंधकों को आज्ञा दी कि मेरे लिए एक घोड़ा लाओ। साथ ही उसने कहा कि मेरे पीछे शहजादी का पूरा ख्याल रखना, उसे किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। शहजादा घोड़े पर सवार होकर गांव से शिराज की ओर चला तो मार्ग में लोग उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वे उसकी कुशलता पूर्वक वापसी के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। फिरोज शाह राजमहल में पहुंचा तो वहां हर्षोल्लास की लहर आ गई। बादशाह बहुत देर तक उसे गले लगाए रोता रहा। फिर उसने पूछा कि इतने दिन कहां और किस तरह रहे। फिरोज शाह ने पूरी कहानी कही और शहजादी के सेवा सत्कार का वर्णन करने के बाद कहा, शहजादी मेरे साथ आई है और मैं उसे देहाती राजप्रसाद में छोड़ आया हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। मुझे आशा है कि आप मुझे उससे विवाह करने की अनुमति दे देंगे। यह कहने के बाद शहजादा फिरोज शाह अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। बादशाह ने उसे उठाकर सीने से लगाया और कहा, बेटे, मैं बड़ी प्रसन्नता से तुम्हें बंगाल की राजकुमारी को ब्याहने की अनुमति देता हूँ। मैं खुद देहात के महल में जाऊंगा और स्वागत सत्कार के साथ शहजादी को राजधानी में लाऊंगा। इसके बाद यहाँ के राजमहल में विवाह की सारी रीतियां संपन्न की जाएंगी। इसके बाद बादशाह ने आज्ञा दी कि शादियाने अर्थात हर्ष सूचक बाजे बजाए जाएं। मेरी सवारी देहात के महल में जाने के लिए तैयार रहे और शहजादी को शिरोज के राजमहल में लाने के लिए शाही जुलूस की तैयारियां की जाए। इसके साथ ही उसने बंदीगृह में पड़े हुए हिंदुस्तानी कारीगर को बुलाया और कहा, तेरे कारण मुझे इतने दिनों तक पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा है। मेरे बेटे को भी परेशानी उठानी पड़ी। जी तो चाहता है कि तुझे मरवा डालूं, लेकिन पुत्र की वापसी पर तुझे छोड़ने का वादा कर चुका हूं, इसलिए छोड़ रहा हूं। तू मेरे देहात के महल से अपना मनहूस घोड़ा लेकर फौरन चला जा। हिंदुस्तानी कारीगर अच्छा कारीगर तो था, किंतु कुरूप और अधीर अवस्था का होने के साथ तबीयत का कमीना भी था। उसने बादशाह से नीचतापूर्ण बदला लिया। शहजादी के बारे में उसे समाचार मिल चुका था। वह यह भी जानता था कि जुलूस का प्रबंध हो जाने पर बादशाह खुद बंगाल की शहजादी को ले आएगा। वह बादशाह की सवारी के चलने के पहले ही गांव पहुंच गया। देहाती राजमहल के प्रबंधक से उसने कहा, बादशाह ने मुझे आज्ञा दी है
कि मैं तुरंत ही राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठाकर शिराज के महल में पहुंचाऊं। प्रबंधक ने उसकी बात का विश्वास कर लिया और राजकुमारी भी इस बात से खुश हुई कि जल्दी ही शहजादे फिरोज शाह के पास पहुंच जाऊंगी। वह तुरंत ही कपड़े ठीक ढंग से पहनकर राजमहल में जाने के लिए तैयार हो गई। हिंदुस्तानी कारीगर ने घोड़े पर राजकुमारी को बिठाया और उसके पीछे खुद बैठ गया और घोड़े को चलाने वाली खूंटी मोड़ दी। घोड़े को आकाश में ले जाकर उसने पूर्व दिशा की ओर मोड़ दिया। बादशाह देहाती महल से बंगाल की शहजादी को लाने के लिए तैयार होने लगा। फिरोज शाह ने चाहा कि बादशाह के वहां पहुंचने के पहले वहां जाकर शहजादी को बादशाह के आगमन की सूचना दे दे। इसलिए वह घोड़े पर बैठकर तेजी से देहात के राजमहल में पहुंचा। वहां प्रबंधक उसकी बात सुनकर हक्का बक्का हो गया। उसने कहा, सरकार, उस हिंदुस्तानी कारीगर ने आकर कहा था कि बादशाह ने उसे शिराज के महल में पहुंचने की आज्ञा दी है। इस पर मैंने शहजादी को उसके साथ कर दिया और वह उसे यंत्र वाले घोड़े पर बिठाकर ले गया है। यह सुनकर शहजादा फिरोज शाह को अवर्णनीय दुख हुआ और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रबंधक और भी घबराया। कुछ ही देर में बादशाह की सवारी भी आई। उसने प्रबंधक से सारा हाल सुना और बहुत खींचा, क्योंकि सारी प्रजा में मशहूर हो गया था कि बादशाह खुद शहजादी को जुलूस के साथ शिराज ले जाएगा। वह फिरोज शाह की बेहोशी की परवाह किए बगैर शिराज वापस चल गया। कुछ देर बाद शहजादी को होश आया। प्रबंधक ने उसके पांवों पर गिरकर कहा, सरकार, मुझसे अनजाने में अपराध हुआ है। आप इसके लिए जो भी दंड दे मैं खुशी से झेलूंगा। शहजादी ने कहा, तुमने धोखा खाया है, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, किंतु तुम मेरे लिए फकीरों जैसे वस्त्र ले आओ। वहीं पास में फकीरों का अखाड़ा था। प्रबंधक ने जाकर उनसे कहा, एक रईस को बादशाह मरवाने ही वाला है। रईस जान बचाकर भागना चाहता है। आप कृपया एक फकीरी बाना दे दे तो वह उसे पहनकर निकल जाए। अखाड़े के फकीरों को राजाज्ञा की चिंता न थी। उन्होंने दया करके उसे फकीरी बाना दे दिया। शहजादे ने उसे पहना, बहुमूल्य रत्नों और अशर्फियों से भरी हुई थैली उसमें छुपाई और शहजादी की तलाश में फकीर बनकर निकल पड़ा। उधर हिंदुस्तानी कारीगर शहजादी को लेकर उड़ता रहा और कुछ घंटों के उड़ने के बाद कश्मीर के राज्य में पहुंच गया। वह खुद भी भूखा था और उसे मालूम था कि शहजादी को भी भूख लगाई होगी, किंतु उसने शहर में उतरने के बजाय एक घने जंगल में घोड़े को उतारा। वहां पर घने पेड़ों के कारण शीतलता थी। एक ओर एक तालाब था जिसमें निर्मल जल भरा था। कारीगर ने शहजादी को घोड़े के पास छोड़ा और पास के एक गांव में जाकर कुछ खाने पीने की चीजें लेने के लिए चला गया। शहजादी स्वयं को उस कुरूप अधीर व्यक्ति के चंगुल में फंसा पाकर बहुत घबराई। उसकी इच्छा हुई कि भागकर उससे जान बचाए, किंतु न तो उसे रास्ता मालूम था और न पैदल चलने की आदत थी। वह भूख से निराल भी हो रही थी। कुछ देर में कारीगर खाना लेकर आया। उसने खुद भी खाना खाया और शहजादी को भी खाने के लिए दिया। खा पी कर उसने शहजादी के साथ भोग की इच्छा प्रकट की। शहजादी ने घृणापूर्वक इनकार किया तो कारीगर ने उसे मारा पीटा और बलपूर्वक अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए। शहजादी बड़े जोर से रोने लगी। कारीगर को इसकी परवाह नहीं थी, इसीलिए वह जंगल में उतरा था। संयोग से कश्मीर का बादशाह शिकार खेलने के बाद उधर से होकर गुजर रहा था। उसने और उसके दलवालों ने स्त्री कंठ का आर्तनाद सुना तो उस तरफ आए। उन लोगों ने कारीगर से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे साथ की यह स्त्री कौन है और क्यों रोए चली जा रही है? कारीगर ने बादशाह को न पहचाना। उसने कड़क कर कहा, यह मेरी पत्नी है। मेरे साथ यह हंसे या रोए, तुम लोगों को इससे क्या मतलब? शहजादी ने पूछने वाले के शाही रंगढंग देखे और रोकर कहा, सरकार, आपको भगवान ने मेरी सम्मान रक्षा के लिए भेजा है। मैं बंगाल की राजकुमारी हूं। मेरा विवाह फारस के शहजादे से होने वाला था। यह नीच कारीगर मुझे ले भागा है। कश्मीर के बादशाह को भी शहजादी का रूप और तौर तरीके देखकर उसकी बात का विश्वास हुआ। उसने एक आध बात और पूछी, फिर अपने साथियों को आज्ञा दी कि कारीगर का वध कर दो। 2 आदमियों ने उसे पकड़ा और क्षण मात्र में उसकी गर्दन उड़ा दी। फिर उसने शहजादी से विस्तार पूर्वक उसका हाल पूछा और उसे एक घोड़े पर बिठाकर राजधानी में ले आया। यंत्र वाले घोड़े को भी बादशाह के सेवक घसीट कर महल में ले गए। राजधानी पहुंचकर बादशाह ने शहजादी को एक अलग महल में रखा और उसकी सेवा के लिए कई सेवक और दासियां नियुक्त कर दी। शहजादी कारीगर के पंजे से छूटकर बड़ी शांति महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि कश्मीर का बादशाह कितना भला आदमी है कि निस्वार्थ उसकी मदद कर रहा था।
लेकिन कश्मीर नरेश उतना निस्वार्थ न था जितना शहजादी ने समझा था। वह अब उसके कब्जे में थी और इस कारण वह उससे विवाह करना चाहता था, और उसके लिए उसने शहजादी को अनुमति भी मांगना जरूरी न समझा। वह जानता था कि शहजादी फारस के राजकुमार पर मुग्ध है और खुशी से किसी और से विवाह न करेगी। उसने आदेश दिया कि विवाह के बाजे बजाए जाएं और सारे राज्य में नाच रंग और खेल तमाशे हों। एक दिन शहजादी दोपहर में सो रही थी कि बाजों की आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसने दासियों से पूछा कि यह शोर क्यों हो रहा है, तो प्रमुख दासी ने कहा, सरकार, यह बादशाह से आपके होने वाले विवाह के उपलक्ष्य में बाजे बज रहे हैं। बादशाह का आदेश है कि इस खुशी में सारे राज्य में नाच रंग और खेल तमाशे किए जाए। शहजादी को लगा जैसे वह एक भेड़िए के चंगुल से निकलकर दूसरे के चंगुल में आ गई है। उसने अपनी रक्षा का अजीब उपाय किया। जब बादशाह ने उसे अपने पास बुलाया तो वह उन्मत्त बन गई। उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और बादशाह और दूसरे लोगों को गालियां देने लगी और घूंसे मारने लगी। बादशाह उसकी दशा से चिंतित हुआ और अंतःपुर से बाहर आकर सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अपने बाहर के कक्ष में आकर बादशाह ने अपने विश्वसनीय सभासदों से सलाह की। सबकी राय हुई कि उसे कोई प्रेत बाधा लगी है, वरना एकदम से पागल होने का कोई और कारण नहीं हो सकता। बादशाह ने दासियों को आदेश दिया कि शहजादी पर बराबर निगाह रखें और उसे नियंत्रण में रखें। उसने अपने राज्य भर के ओझाओं और तांत्रिकों को बुलवाया और शहजादी को अच्छा करने को कहा। उन लोगों ने तरह तरह की ध्वनियां दी, अनगिनत बार अभिमंत्रित जल पिलाया और अन्य अनेकानेक उपाय किए। शहजादी को कुछ होता तो उसका इलाज भी होता। उसने शाम तक अपनी दशा और खराब कर ली और सब लोगों की चिंता बढ़ती गई। बादशाह तो दुख और चिंता के कारण रात भर सो ही न सका। दूसरे दिन उसने आदेश देकर यह घोषणा करवाई कि जो वैद्य हकीम शहजादी को अच्छा कर देगा उसे काफी बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब बहुत से वैद्य हकीम आए। उन्होंने कहा कि नब्ज देखकर ही जाना जा सकता है कि क्या रोग है। अब शहजादी ने सोचा कि भेद खुलने वाला है। अगर इनमें से किसी ने भी मेरी नाड़ी देखी तो समझ जाएगा कि यह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इसलिए वह और भी पागल बन गई और आक्रामक हो गई। जो भी वैद्य हकीम उसके पास उसकी नाड़ी देखने जाता उसे वह दांतों से काटती, थप्पड़ घूंसे मारती, थूकती, गालियां देती या उसके कपड़े फाड़ती। संक्षेप में यह कि शहजादी ने किसी वैद्य हकीम को अपने पास नहीं आने दिया। उन बेचारों ने दूर ही से अटकल लगाकर तरह तरह की काड़ी तजवीज किए। शहजादी एक आध को पी लेती, कुछ को फेंक देती और अपना पागलपन और बढ़ाने लगती। जब सामने कोई ना होता तो साधारण स्थिति में आराम करती और किसी को भी देखते ही बकना, गालियां देना और नोच खसोट करना शुरू कर देती थी। सारे वैद्य और हकीम असफल होकर वापस चले गए और बादशाह को ऐसे वैद्य की तलाश रहने लगी जो उसे अच्छा कर सके। इसी बीच शहजादा फिरोज शाह फकीर के वेश में घूमता घामता वहां आ निकला। उसने वहां निवासियों से एक शहजादी की, जिससे बादशाह विवाह करना चाहता था, विक्षिप्तता का हाल सुना। वह समझ गया कि यह उसकी प्रेमिका बंगाल की शहजादी होगी, जिसकी तलाश में मैं मारा मारा फिरता हूं। वह राजधानी में एक साधारण व्यक्ति के वेश में एक सराय में उतरा। उसे और विस्तार से शहजादी की बीमारी का हाल मालूम हुआ। वह हकीमों का सा वेश बनाकर, लंबी दाढ़ी लगाकर राजमहल के सामने गया और दरबानों से बोला, सुना है यहाँ कोई शहजादी बीमार है, मैं उसका इलाज करना चाहता हूँ, बादशाह को खबर करो। दरबान हंसने लगे और घृणापूर्वक बोले, तुटपुंजिए, हकीम को देखो। बड़े प्रसिद्ध हकीम तो झक मार गए, ये शहजादी को अच्छा करके इनाम पाएंगे। फिरोज शाह ने उन्हें डांटा, तुम्हारा काम पहरा देना है या हकीमों को सनद देना? बादशाह को खबर करो। बादशाह नहीं चाहेंगे तो मैं लौट जाऊंगा। दरबानों ने खबर की तो बादशाह ने उसे फौरन बुला लिया। फिरोज शाह सामने आया तो बादशाह ने कहा, हकीम साहब, वह किसी को पास नहीं आने देती, हर आने वाले पर आक्रमण कर देती है। उसे कमरे में बंद कर दिया गया है, आप पहले खिड़की से उसे देखें। फिरोज शाह वहां पहुंचा तो खिड़की से झांक कर देखने लगा। उसने शहजादी को पहचान लिया, जो बड़े दर्द भरे स्वर में उसके विरह में गीत गा रही थी। फिरोज शाह ने गौर से देखा तो यह भी समझ गया कि शहजादी को कोई रोग नहीं है, वह खुद ही अपने को पागल दिखा रही है ताकि उसका बादशाह के साथ विवाह न हो सके। बादशाह के पास आकर उसने कहा, मेरी समझ में शहजादी का रोग आ रहा है, उसका कमरा खुलवाइए, मैं उसके पास जाकर उसे देखूंगा, लेकिन उस समय कमरे में कोई दूसरा आदमी नहीं होना चाहिए।
बादशाह ने इस बात को मान लिया। फिरोज शाह अकेला शहजादी के पलंग की ओर बढ़ा। वह उसे पहचान न पाई और हकीम समझकर चीखने और गालियां देने लगी। फिरोज शाह तेजी से पलंग के पास पहुंचा और धीमे से बोला, अच्छी तरह देखो, मैं हकीम वकीम कुछ नहीं हूं, फारस का शहजादा फिरोज शाह हूं। तुम्हें तलाश करता हुआ आया हूं। तुम मेरे साथ सहयोग करो तो तुम्हें निकाल ले चलो। शहजादी ने उसके स्वर से उसे पहचाना और ध्यान से देखा तो सूरत भी पहचान ली। शहजादी ने चीखना बंद कर दिया और धीमे स्वर में बोली, मैंने अपना सतीत्व बचाने के लिए यह पागलपन का ढोंग किया था। मुझे नहीं मालूम था कि कब तक यह तमाशा करना पड़ेगा। सौभाग्य से तुम आ गए, लेकिन यहां से मुझे निकालोगे कैसे? बादशाह को मालूम होगा कि तुम मेरे प्रेमी और भावी पति हो तो तुम्हें जीता न छोड़ेगा। फिरोज शाह ने कहा, तुम सिर्फ ये करो कि पागलपन का प्रदर्शन बहुत कम कर दो, सिर्फ कभी कभी कुछ अजीब हरकतें किया करो। बंगाल की शहजादी ने उसके कथनानुसार काम किया। उसने कपड़े फाड़ना, मारपीट आदि करना बंद कर दिया। फिरोज शाह ने बाहर आकर बादशाह से कहा, आप चलकर देख लें। शहजादी साहिबा लगभग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हैं। बादशाह फिरोज शाह के साथ शहजादी के कमरे आया। शहजादी ठीक ठाक वस्त्र पहने बैठी थी। उसका व्यवहार भी लगभग सामान्य था। बादशाह ने वापस आकर फिरोज शाह की बड़ी प्रशंसा की और कहा, हकीम साहब, आपने कमाल कर दिया है। बड़े बड़े हकीम महीनों लगे रहे और कुछ न कर सके। आपने 2-4 मिनट ही में शहजादी को ठीक कर दिया। मैं आपको मालामाल कर दूंगा। फिरोज शाह ने कहा, आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन अभी मैं एक पैसा नहीं लूंगा। शहजादी जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी उस समय आप जो भी देंगे मैं सिर झुकाकर स्वीकार करूंगा। फिरोज शाह ने आगे कहा, रोग पूरा ठीक करने के लिए पूरा हाल जानना जरूरी है। आप कृपा करके यह बताएं कि शहजादी कब और किस प्रकार आपके राज्य में आई। वास्तव में फिरोज शाह जानना चाहता था कि यंत्र का घोड़ा प्राप्य है या नहीं। वह यह भी जानना चाहता था कि कारीगर का क्या हुआ। बादशाह ने ब्यौरेवार बताया कि इतने दिन पहले एक आदमी यंत्र के घोड़े पर इन्हें कश्मीर के एक जंगल में लाया था और इनके साथ दुराचार चाहता था। संयोग से मैं उसी समय शिकार खेलकर वापस आ रहा था। मैंने जाकर जब इनसे पूरा हाल सुना तो कारीगर को मरवा दिया और इन्हें और काट के घोड़े को लेकर आ गया। मैं इनसे विवाह करना चाहता हूँ, ये ठीक हो जाए तो करूं। फिरोज शाह ने कहा, निश्चय ही वह यंत्र का नहीं जादू का घोड़ा होगा। उससे उतरते समय इनसे तंत्र विधान संबंधी कोई भूल हो गई होगी। अब मेरी सलाह को ध्यानपूर्वक सुने। उस पर कार्य किया जाए तो शहजादी साहिबा एक ही दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। आप एक बड़े मैदान में उस घोड़े को रखवाए, उसके चारों ओर बड़ी बड़ी अंगीठियां धूनी देने को रखवाए, न मालूम किस किस प्रेतात्मा को बुलाना पड़े। फिर शहजादी को उनकी हैसियत के मुताबिक जेवर कपड़े पहनाकर वहां लाया जाए और घोड़े पर बिठाया जाए। उसके बाद मैं मंत्र सिद्ध करूंगा। बादशाह ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, यह सब अभी हो जाएगा। फिरोज शाह ने कहा, इस समय ठीक मुहूर्त नहीं है, कल सवेरे यह पूरा इंतजाम करवा दीजिए। दूसरे दिन सुबह यंत्र वाला घोड़ा लाकर मैदान में रख दिया गया। उसके चारों ओर 10-12 अंगीठियां रख दी गईं। फिरोज शाह भी नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर आया और शहजादी को भी सजा संवार कर लाया गया। फिरोज शाह ने शहजादी को घोड़े पर बिठाया। फिर उसने झूठ मूठ के मंत्र पढ़ते हुए घूम घूम कर सारी अंगीठियों में कोई सामग्री डाली। इसके कारण ऐसा घना धुआं उठा कि जनसमूह में किसी को घोड़ा दिखाई नहीं पड़ा। फिरोज शाह धुएं के अंदर जाकर शहजादी के पीछे घोड़े पर जा बैठा और उसे चलाने वाली खूंटी घुमा दी। जब घोड़ा आकाश में ऊंचा हो गया तो फिरोज शाह ने पुकार कर कहा, लंपट बादशाह, देख, मैं फारस का युवराज फिरोज शाह हूं, अपनी मंगेतर को लिए जा रहा हूं। कुछ घंटों में दोनों को घोड़े ने शिराज पहुंचा दिया। 2-4 दिन में उन दोनों का धूमधाम से विवाह हो गया। फारस के बादशाह ने बंगाल के बादशाह को संदेश भिजवाया कि आपकी पुत्री को मैंने अपने युवराज से ब्याह दिया है, आप यह संबंध स्वीकार करें। उसने खुशी से संबंध स्वीकार किया और बहुमूल्य भेंटें फारस को भेजी। एक राज्य में एक लोहार और एक बढ़ई निवास करते थे। लोहार और बढ़ई में बहुत अच्छी मित्रता थी। लोहार अपने काम में बहुत दक्ष था। उसकी बनाई हुई वस्तुएं बहुत जल्दी बिक जाती थी, परंतु बढ़ई की किस्मत ऐसी नहीं थी। वह जो सामान बनाता उसकी बिक्री कभी होती कभी नहीं होती, जिसके कारण वह लोहार से जलने लगा। बढ़ई मन ही मन कहता, क्या बताओ, मेरी बनाई चीजें
कोई नहीं खरीदता और उस लोहार की चीजें बाजार में हाथों हाथ बिक जाती है। अब बढ़ई अपने लोहार दोस्त से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगता है। एक दिन उन दोनों में बहुत कहासुनी हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई। इसके बाद दोनों अपनी अपनी शिकायत लेकर उस राज्य के राजा के पास न्याय के लिए पहुंचे। राजा ने इन दोनों की बातें सुनी तब राजा ने फैसला सुनाया कि तुम दोनों अपने अपने घर जाओ और एक एक कोई अच्छी सी वस्तु बना कर लाओ, तभी यह फैसला होगा कि कौन अच्छा कारीगर है। दोनों वहां से चले गए। बढ़ई अपने घर गया और उसने लकड़ी का एक सुंदर घोड़ा बनाया और उसमें एक इंजन और लकड़ी के पंखे लगा दिए। इसी प्रकार उस लोहार ने लोहे की एक बहुत बड़ी कढ़ाई बनाकर तैयार कर ली। एक दिन बढ़ई ने अपना घोड़ा और लोहार ने अपनी कढ़ाई चादर में लपेटी और राजा को दिखाने राजमहल आ गए। राजा अपनी रानी के साथ राजमहल के एक बहुत बड़े कमरे में बैठे थे। उन्होंने लोहार और बढ़ई को अपने कमरे में बुलाया और लोहार की कढ़ाई और बढ़ई का घोड़ा ध्यान से देखा। जैसे ही रानी ने लोहे की कढ़ाई को देखा तो रानी ने कहा, यह कढ़ाई बहुत अच्छी है, इसे मैं अपने पास रखूंगी। घोड़ा घोड़ी तो हमारे घुड़साल में बहुत है। जिस समय राजा रानी उस लोहार और बढ़ई से बात कर रहे थे उसी समय राजा का बड़ा लड़का उस कमरे में आ गया और जैसे ही उसने बढ़ई के बनाए हुए घोड़े को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। राजा का बेटा उस घोड़े के ऊपर सवार हो गया। जैसे ही राजकुंवर की जांघ घोड़े के पंखों से टकराई तो उस घोड़े के पंख फैल गए और घोड़ा राजमहल से निकलकर आकाश में उड़ने लगा। उस घोड़े पर राजकुंवर सवार था। राजकुंवर को यह मालूम नहीं था कि इस घोड़े को रोका कैसे जाए, जिसके कारण राजकुंवर कई दिनों तक आकाश में उड़ता रहा। बहुत दिनों तक उड़ने के कारण उसको बहुत जोरों की भूख लगने लगी। यहाँ पर राजा ने जब देखा कि बढ़ई के बनाए उस घोड़े को उसका पुत्र उड़ाकर लेके आया तब राजा उस बढ़ई और लोहार से नाराज हो गया। राजा ने गुस्से में उस बढ़ई और लोहार को जेल खाने में डाल दिया। राजा ने कसम खाई कि जब तक उसका पुत्र वापस नहीं आ जाता तब तक उन दोनों को जेल में ही रहना पड़ेगा। उस बढ़ई और लोहार की पत्नियों ने बहुत दिनों तक अपने अपने पतियों के आने की राह देखी और जब बहुत दिनों तक उनके पति नहीं आए तो दोनों अपने अपने घर से भाग गई और दोनों ने दूसरा पति बना लिया। कुछ दिनों बाद राजकुंवर उस घोड़े पर सवार होकर एक दूसरे राज्य में चला गया। घोड़े पर सवार राजकुंवर का एक हाथ अनजाने में घोड़े के बगल में लगे एक बटन पर चला गया, जिससे वो बटन दब गई, जिससे घोड़ा धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगा। कुछ देर बाद एक बहुत बड़ी नदी के बीचों बीच घोड़ा राजकुंवर को लेकर उतर गया। घोड़े ने तैरते तैरते किसी प्रकार उस नदी को पार किया। राजकुंवर घोड़े से उतरा और घोड़े को नदी के पास एक बहुत बड़े वृक्ष के खोखले के अंदर रख दिया। राजकुंवर ने अपने घोड़े को छिपाने के बाद नदी के पास एक बहुत बड़े नगर को देखा तो राजकुंवर उस नगर की ओर जाने लगा। राजकुंवर को बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने नगर में जाकर अपने खाने पीने की व्यवस्था और कहीं नौकरी करने की सोची। राजकुंवर ने जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो उसे उस नगर का पहला घर दिखाई दिया। राजकुंवर ने उस घर में प्रवेश किया तो उसे उस घर की मालकिन एक बूढ़ी मिली। राजकुंवर ने उस बूढ़ी से पूछा, माताजी मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? तब उस बूढ़ी ने कहा, बेटा मैं तुमको भोजन तो करा दूंगी, इसके एवज में तुमको मेरे जानवरों को चराने जंगल ले जाना पड़ेगा। राजकुंवर ने भरपेट भोजन किया और उस बूढ़ी के जानवरों को चराने के लिए जंगल की ओर चल दिया। शाम को राजकुंवर जब जंगल से जानवरों को वापस लेकर आया तो उसने उस बुढ़िया से पूछा, माताजी मैं रात को आराम कहाँ करूँगा? तो उस बुढ़िया ने कहा, तुम रात को इसी मकान के आंगन में आराम कर लो। राजकुंवर ने रात को उसी बूढ़ी माता के घर के आंगन में सोकर रात बिताई। सुबह होते ही राजकुंवर नगर में घूमने के लिए निकल गया। वह राजमहल के सामने एक चबूतरे पर आकर बैठ गया और अपना हुक्का निकालकर पीने लगा। उसी समय उसकी नजर राजमहल में राजा की बेटी के ऊपर पड़ी। राजकुंवर और राजा की बेटी ने एक दूसरे को देखा और उन दोनों में प्यार हो गया और राजकुंवर राजा की बेटी के प्रेम जाल में फंस गया। राजकुंवर उसी समय राजमहल से वापस आ गया और नदी किनारे जाकर फोगले पेड़ से घोड़ा निकाला और आकाश मार्ग से राजमहल में आ गया। वहां से वह राजकुमारी के कमरे में चला गया। इस प्रकार राजकुंवर प्रतिदिन रात के समय राजकुमारी के कमरे में जाने लगा। कुछ दिनों के बाद राजा और रानी को मालूम पड़ा कि उनकी बेटी गर्भवती हो गई है। राजा रानी ने सोचा, अवश्य कोई युवक रोज रात को राजकुमारी के कमरे में आता जाता है।
तब रानी ने ढेर सारी हल्दी पिसवाकर राजकुमारी के आने जाने के रास्ते में फैला दी। उसी रात को राजकुमार घोड़े पर सवार होकर राजमहल में आया और राजकुमारी के कमरे में जाने लगा तो राजकुमारी के पालतू तोते ने राजकुमार को सतर्क किया कि आज तुम राजकुमारी से मिलने मत जाओ, आज खतरा है। पर राजकुमार ने उस तोते की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह राजकुमारी के कमरे में चला गया और रात भर राजकुमारी के साथ रहा। जब राजकुमार सुबह राजमहल से जाने लगा तो उसके कपड़ों में जगह जगह हल्दी के दाग लगे हुए थे। राजकुमार राजमहल से अपने घोड़े पर सवार होकर नदी किनारे उसी पेड़ के खोखले में अपना घोड़ा छुपाकर उस बूढ़ी के घर आ गया। उस बूढ़ी ने राजकुमार से पूछा, तुम रात को कहाँ गए थे जिसके कारण तुम्हारे कपड़े इस तरह पीले हो गए? तब राजकुमार ने देखा कि उसके पहने हुए कपड़ों पर हल्दी लग गई है तो उसने दूसरे कपड़े पहन लिए और हल्दी वाले कपड़ों को धोबी को धोने के लिए दे दिए। इसके बाद राजकुमार जानवरों को चराने जंगल की ओर निकल गया। उसी समय राजा और रानी अपनी बेटी के कमरे में गए तो समझ गए कि कोई उनकी बेटी के कमरे में जरूर आया था। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया कि राज्य भर के जितने नौजवान युवक हैं उनको तुरंत राजमहल में हाजिर होने का हुक्म दो। पूरे राज्य में मुनादी करवा दी गई। यह मुनादी धोबी के लड़के ने भी सुनी और राजमहल जाने की तैयारी करने लगा। वह राजा के राजमहल में जाने के लिए अच्छे कपड़े खोजने लगा। उसी समय उसे राजकुमार के हल्दी लगे कपड़े दिखे। वो कपड़े धोबी के लड़के को बहुत सुंदर लग रहे थे। धोबी के लड़के ने राजकुमार के हल्दी वाले कपड़े पहन लिए और राजमहल की ओर जाने लगा। उसी समय रास्ते में उसे राजा के सैनिक दिखे। उन्होंने धोबी के लड़के को मारना पीटना शुरू कर दिया। धोबी का लड़का आश्चर्य में पड़ गया कि उसने कौन सी गलती कर ली है जो राजा के सिपाही उसे मार रहे हैं। जब धोबी के पिता ने देखा कि राजा के सिपाही उसके लड़के को बिना किसी कसूर के मारे जा रहे हैं तो वह उन सिपाहियों की शिकायत करने राजा के पास चला गया। धोबी ने राजा से अपने लड़के को रिहा करने की विनती की और धोबी ने कहा कि राजा जी, जो कपड़े मेरा लड़का पहनकर राजमहल में आया था वह उसके कपड़े नहीं थे। वे कपड़े गांव की एक बुढ़िया की चरवाहे के थे। जब राजा ने धोबी की बात सुनी तो राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि अभी जाकर उस चरवाहे को बंदी बनाकर राजमहल में हाजिर करो। राजा के सिपाही जब उस बुढ़िया के यहाँ गए तो उस बुढ़िया ने कहा कि मेरा चरवाहा जानवरों को चराने जंगल गया है, जिसके कारण वह राजा के बुलाने पर राजमहल नहीं जा सका। राजा के सिपाही उस चरवाहे को पकड़ने जंगल गए। राजकुमार ने राजा के सिपाहियों को अपनी ओर आते देखा तो उसने जंगल की तरफ दौड़ लगा दी और भागते भागते वह नदी के किनारे उस पेड़ के नीचे गया जहाँ उसका घोड़ा बंधा था। उसने अपना घोड़ा निकाला और आकाश मार्ग से शाम के समय राजमहल पहुंच गया। उसने राजमहल में जाकर राजकुमारी को बुलाया और उसे घोड़े में बैठालकर राजमहल के ऊपर आकाश में उड़ने लगा। जब राजा ने अपनी बेटी को उस चरवाहे के साथ घोड़े में चढ़कर भागते देखा तो राजा ने अपना धनुष बाण निकाला और उसके तीरों से घोड़े को मारने लगा। आखिर घोड़े को कहाँ तीर लगता। राजकुमार ने राजा जी को दूर से ही प्रणाम किया और घोड़े को आकाश में उड़ाते हुए बहुत दूर निकल गया। उसी समय राजकुमारी ने राजकुमार से कहा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और उसके गर्भ के दिन पूरे हो गए हैं। उस समय राजकुमार का घोड़ा एक बड़ी नदी के ऊपर से होकर उड़ रहा था। उस नदी के बीच में एक टापू था। राजकुमार ने उसी टापू के ऊपर अपना घोड़ा उतार दिया। उसके कुछ देर बाद राजकुमारी ने उसी टापू पर एक बच्चे को जन्म दिया। राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि मैं अभी धोबीदाई को शहर से लेकर आता हूँ। नहाने के लिए गर्म पानी करना होगा तो मैं वहां से आप भी लेकर आऊंगा। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर नदी से शहर की ओर चल दिया। शहर में जाकर उसने धोबन को बुलाया और उनसे कहा कि तुम नदी के टीले पर पहुंचो। राजकुमार ने सूखे कंडे और आग का जलता हुआ अंगार अपने हाथ में रखा और घोड़े को भगाते हुए अपनी पत्नी के पास आने लगा। जब राजकुमार नदी के ऊपर से उड़ रहा था उसी समय बहुत जोरों से आंधी आ गई। राजकुमार के हाथ में रखा अंगार जलने लगा और उसके कपड़ों में गिर गया, जिससे राजकुमार के कपड़ों में आग लग गई। उसके घोड़े के पंखों में भी आग लग गई, जिससे घोड़ा राजकुमार सहित नदी में गिर गया। राजकुमार के पूरे कपड़ों में आग लग गई। राजकुमारी सोच में पड़कर कहने लगी, अब मैं क्या करूं? मेरे चारों ओर पानी ही पानी है। राजकुमार अभी तक आग लेकर नहीं आए। मैं छोटे से बच्चे के साथ हूँ। मेरे पूरे कपड़े पानी में भीग गए हैं। राजकुमारी
बहुत निराश हो गई। उसी निराशा में उसने अपने नवजात बच्चे को उठाया और उसी नदी में फेंक दिया और उसके साथ ही उसने भी पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली। कुछ दूरी पर नदी के किनारे एक धोबी कपड़ों को धो रहा था। उसने एक नवजात शिशु को नदी में बहते हुए देखा। उसी समय धोबी ने नदी में छलांग लगा दी और उस बच्चे को निकालकर बाहर ले आया। उसने बच्चे को मरणासन अवस्था में पाया। उसने उस बच्चे को हाथ में उठाया और अपनी पत्नी के पास लेकर गया। उसकी पत्नी ने कहा, अच्छा किया जो आप इस बच्चे को लेकर आ गए। हमारा एक भी बच्चा नहीं है, हम इसी को पाल पोस कर बड़ा करेंगे। जब यह बड़ा हो जाएगा तो हमारे धंधे में काम आएगा। उसी नदी के उस पार दूसरी जगह एक मलिन बुढ़िया ने एक जवान लड़की को नदी में बहते देखा। उसने उस लड़की को पानी से बाहर निकाला और उल्टा करके उसके शरीर से पानी निकालकर उसकी मालिश करने लगी। जब राजकुमारी को होश आया और उसने अपनी आंखें खोली तो उस बुढ़िया ने राजकुमारी से कहा, बेटी तुम मेरी भतीजी हो। ऐसा कहकर उस मलिन बुढ़िया ने राजकुमारी को अपने घर लेकर आ गई। पानी में डूबने के कारण राजकुमारी के सिर में चोट लग गई थी, जिसके कारण उसकी याददाश्त चली गई थी। मलिन बुढ़िया ने राजकुमारी को अपनी भतीजन इसलिए कहा कि राजकुमारी ने अपने शरीर में मूल्यवान वस्त्र और हीरे जवाहरात के जेवर पहने हुए थे, जिसको मलिन अपने कब्जे में करना चाह रही थी। घोड़े से गिरने के बाद राजकुंवर का पूरा शरीर जल गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। राजकुंवर का बुत शरीर नदी के पानी में बहते बहते नदी के किनारे शमशान घाट की ओर आ रहा था। उसी समय एक राजकुमारी अपने पति का मृत शरीर लेकर शमशान घाट पर आई थी। उसने अपने पति का अंतिम संस्कार किया और उसी नदी के किनारे स्नान करने चली गई। स्नान करने के बाद जब वह अपने कपड़े बदल रही थी, उसी समय उसकी नजर राजकुंवर की लाश पर पड़ी, जो पानी में बहते हुए उसकी तरफ आ रही थी। राजकुंवर का पूरा शरीर आग से बुरी तरह जल गया था। राजकुमारी ने राजकुंवर की लाश को पकड़कर नदी के किनारे लिटा दिया। इसके बाद राजकुमारी राजकुंवर की लाश को शमशान घाट के समीप बने भगवान के मंदिर में ले आई। उसने राजकुंवर की लाश को एक चादर की बिछौना में लिटा दिया। इसके बाद राजकुमारी भगवान के चरणों में गिरकर राजकुंवर को जीवन दान देने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान ने राजकुमारी की विनती नहीं सुनी। भगवान जी ने कहा, यह आदमी बहुत ज्यादा जल गया है, परंतु राजकुमारी ने भगवान की विनती करना नहीं छोड़ा। राजकुमारी 7 दिन 8 रात तक भगवान के मंदिर में विनती करती रही। बहुत विनती करने के बाद भगवान जी ने राजकुमारी की विनती सुन ली और राजकुंवर के शरीर में प्राण डाल दिए। राजकुंवर ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। उसी समय राजकुंवर को अपनी पत्नी और बच्चे की याद आई और वह तुरंत उठकर बैठ गया और वह तुरंत नदी की तरफ दौड़कर जाने लगा। राजकुमारी उसको बुलाती रही, पर राजकुंवर ने राजकुमारी की बात नहीं सुनी। उसी समय भगवान जी ने राजकुंवर को राजकुमारी के पास लौटने का आदेश दिया। तब राजकुंवर राजकुमारी के पास वापस आ गया। राजकुमारी राजकुंवर को अपने महल में ले गई और कुछ दिन बाद राजकुमारी ने राजकुंवर से विवाह कर लिया और राजकुंवर को उस राज्य का राजा बना दिया। इस प्रकार बहुत साल बीत गए। राजकुंवर का लड़का जवान हो गया। उसने अपनी शादी करने का विचार किया। एक दिन उसने उस बूढ़ी मालिन की भतीजी को देखा, जो वास्तव में उस लड़की की माँ थी। वह उसकी मोह माया में फंस गया और उससे प्यार करने लगा। वह धोबी की पत्नी के पास गया और उससे कहा कि मैं मालिन की भतीजी से ही शादी करूंगा। धोबी की पत्नी ने उस लड़के से कहा, तुम उसके साथ विवाह नहीं कर सकते, वह लड़की मालिन जाति की है। लेकिन राजकुंवर के लड़के ने मालिन की लड़की के साथ विवाह करने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। राजकुंवर का लड़का उस बूढ़ी मालिन के पास गया और उसे 1 बोतल शराब और 5 सुपारी दिया, परंतु उस बुढ़िया ने उस लड़के का दिया सम्मान ग्रहण नहीं किया। उसने कहा, मैं तुम्हारी दी हुई शराब और सुपारी नहीं ले सकती। तब राजकुंवर के लड़के ने कहा, मैं तुम्हारी भतीजी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। मालिन बुढ़िया ने कहा, तुम कैसे मेरी भतीजी के साथ विवाह कर सकते हो? वह हमारी जाति की है और तुम धोबी जाति के हो, इसलिए तुम दोनों का विवाह नहीं हो सकता। परंतु राजकुंवर के लड़के ने उससे विवाह करने की ठान ली थी। उसने पूरे नगर के लोगों को आमंत्रित कर एक पंचायत बुलाई। पंचायत में सभी पंचों ने निर्णय लिया कि उन दोनों का विवाह हो जाना चाहिए और अगले सप्ताह के सोमवार को उनका विवाह हो जाना चाहिए। जब उनके विवाह का दिन आ गया तो लगन लगाने के लिए एक पंडित को बुलाया गया। पंडित जी ने अपनी पोथी खोली और वर वधू की लगन की तैयारी की। उसने पोथी में देखा कि दोनों का लगन ठीक बैठ रहा है।
यह शादी बहुत हंसी खुशी से संपन्न होगी। दोनों परिवार के लोगों ने शादी में राजकुंवर को भी आमंत्रित किया था, क्योंकि राजकुंवर उस राज्य के राजा थे। अब दोनों की शादी होने लगी। जब दुल्हन दूल्हे के पीछे पीछे भावर लेने के लिए निकली तो राजकुंवर ने दुल्हन के पैर देखे और उसके पैरों की निशानी के कारण राजकुंवर ने अपनी पहली वाली पत्नी को पहचान लिया। राजकुंवर ने दोनों को भावर करने से रोक दिया और कहा, जिस पंडित ने यह लगन लगाया है उसकी बात गलत है। हमारे राज्य में एक पणी का लड़का है जो बकरी चराता है, वह सही लगन बैठाता है, उसे अभी बुलाया जाए। सिपाहियों ने जाकर उस पणी का लड़के को राजकुंवर के समक्ष पेश किया। वह लड़का राजकुंवर के सामने आकर डर गया कि मैंने कौन सा कसूर कर दिया। तब राजकुंवर ने उस पणी के लड़के से कहा कि हमने तुमको इनका लगन लगाने के लिए बुलाया है। तब उस पणी के लड़के ने अपनी पोथी निकाली और राजकुंवर की पूरी कहानी पढ़कर सुना दी। उसने अपनी पोथी में उस बढ़ई और लोहार के बारे में पढ़ा। उसने राजकुंवर के साथ बीती सभी घटनाओं के बारे में बताया कि वह किस प्रकार उस उड़ने वाले घोड़े में सवार होकर उड़ गया था। राजकुंवर ने उस पनी का लड़के को उसी समय रोका और सभी लोगों को बताया कि यह पनी का लड़का जो बता रहा है वह बात सच है। जब धोबी ने इस घटना के बारे में सुना तो वह घबरा गया, क्योंकि धोबी राजकुंवर के पुत्र को अपना पुत्र कह रहा था। वह मलिन बुढ़िया भी डर के कारण थर-थर कांपने लगी, क्योंकि उसने राजकुमारी को अपनी भतीजी कहा था। राजकुंवर ने तुरंत दुल्हन के मुंह से घूंघट उठा दिया और अपनी पत्नी को पहचान गया। जो लड़का दूल्हा बना था उसे राजकुंवर ने कहा, यह तुम्हारी माँ है। तब उस लड़के ने अपनी होने वाली पत्नी का दूध पिया और उसका बेटा बन गया। राजकुंवर अपनी पहली वाली पत्नी और अपने पुत्र को राजमहल में लेकर आ गया। अब राजकुंवर की 2 पत्नियां हो गई। कुछ दिनों बाद राजकुंवर अपनी दोनों पत्नियों और पुत्र को लेकर अपने पिता के राज्य वापस आ गए। राजकुंवर जैसे ही महल में आया उसके पिता ने उसको पहचाना, क्योंकि जब राजकुंवर घर से गया था उस समय वह बहुत छोटा था। अब तो वह पूरा जवान हो गया था। उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल बदल गई थी। अब उसकी 2 पत्नी और एक लड़का भी हो गया था। राजा को शंका हुई तो राजा ने राजकुंवर से पूछा, तुम कौन हो? तो राजकुंवर ने कहा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। राजा ने कहा, तुम यह कैसे साबित करोगे कि तुम मेरे बेटे हो? तो राजकुंवर ने अपने पिताजी से पूछा, दादा वह लोहार और बढ़ई अभी भी जेल खाने में है क्या? तो बूढ़े राजा ने कहा, हाँ वे दोनों अभी भी जेल में हैं। फिर राजकुंवर ने बढ़ई और लोहार की कहानी बताई। तब राजा को विश्वास हो गया कि यही मेरा बिछड़ा पुत्र राजकुंवर है। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बढ़ई और लोहार को जेल खाने से तुरंत रिहा कर दिया जाए। राजा ने दोनों को सजा से मुक्त कर दिया। राजा ने बढ़ई को उड़ने वाले घोड़े की मजदूरी 1000 रुपए दिए और लोहार को उसकी बनाई कढ़ाई का 1 भी रुपया नहीं दिया। बढ़ई और लोहार अपने अपने घर गए तो उन्होंने अपनी पत्नियों को घर में नहीं पाया। उनकी पत्नियों ने उनके जेल जाते ही घर से भागकर दूसरी शादी कर ली थी। बूढ़े राजा ने अपने बेटे राजकुंवर से कहा, बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तुम इस राज्य के राजा बन जाओ। राजा ने राजकुंवर को उस राज्य का राजा बना दिया। अब राजकुंवर दोनों रानी और एक बेटे के साथ मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।